हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और मेरे प्यार बच्चों 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज मैं आप लोगों को विज्ञान के एक वायरल पेपर बताने वाला हूं और यह वायरल पेपर आपके एग्जाम में 100% बनने वाला है। मेरे प्यार बच्चों, कोड है यहाँ पे 824 IO कोड है और यह पेपर 70 नंबर का, और आज मैं आप लोगों को 70 में 70 में बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला मेरे प्यार बच्चों, एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर इस वीडियो को आप देख ले तो इस पेपर को सॉल्व कर लेते हो मेरे प्यार बच्चों, यकीन मानिए कि आपका साइंस में 95% मार्क्स बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों पक्का हो जाएगा। सबसे पहला जो काम आप लोग करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आप लोगों का अनुक्रमांक और नाम सही सही आप लोगों को लिखना है। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर इस पेपर को सॉल्व करना होगा। नीचे यहाँ पे दिया है सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें से पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कह रहा है कि 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करना होगा आप लोगों को। तो जब भी ये पेपर मिले आप लोगों को 25 फरवरी को, तो पहले 15 मिनट इस पेपर को अच्छे तरीके से रीड कर लेना। इसके बाद शेष टाइम आपके पास बचेगा 3 घंटे, उसमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। दूसरा निर्देश यहाँ पे है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। 2 खंडों में यह पेपर विभाजित है। इसके बाद तीसरा निर्देश है कि खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों, उपखंड क ख ग में विभाजित है। कह रहा है कि खंड अ और खंड ब दोनों में 3-3 उपखंड है। 3 उपखंड इसलिए है क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के अलग अलग उपखंड बनेंगे। इसके बाद चौथा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में विकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। कहने का मतलब मेरे प्यारों, खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका फिजिक्स का भी प्रश्न रहेगा, केमिस्ट्री का भी रहेगा, बायोलॉजी का, तीनों को मिलाकर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे और एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर, मतलब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अगला निर्देश कर रहा है कि खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, कितने नंबर के लिए? 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। अगला है कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। कह रहा है कि 3 खंड है, खंड क ख ग, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर खंड क कर दे रहे हो, खंड ख स्टार्ट करो तो नए पेज से। इसी प्रकार अगर खंड ग बायोलॉजी वाला करने जा रहे हो तो नए पेज से आपको प्रारंभ करना है। देखिए मेरे प्यारे, लास्ट निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करने अनिवार्य है, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। तो मेरे प्यारे, ये था निर्देश। निर्देश पूरा डिटेल में पढ़ के मैंने आप लोगों को बता दिया। पेपर इधर से स्टार्ट हो रहा है, मैं पेपर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए पेपर आप लोगों का स्टार्ट यहाँ से हुआ है। सबसे पहले देखिए खंड अ आया है और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और उसमें भी सबसे पहले उपभाग पहला है। उपभाग पहला का मतलब इसमें फिजिक्स वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखिए दिया हुआ है ना आपका फिजिक्स वाला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोला है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा लेंस जो है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा लेंस जो है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो पहले का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। OMR शीट पे ए वाले ऑप्शन को रंग के आना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न को, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, मतलब कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसके कारण तारे जो है टिमटिमाते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं। तो दूसरे का सी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर तीसरे को लेकर, तो है कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि अगर उत्तल दर्पण पर अगर किसी वस्तु को हम अनंत पे रख दें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब मेरे प्यारों जो आभासी तथा छोटा बनेगा। किसी वस्तु को अगर हम अनंत पर रख दें उत्तल दर्पण पे तो उसका प्रतिबिंब आभासी तथा छोटा बनता है। तो तीसरे का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारों जो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 4 है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजर जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा। मतलब कि कह रहा है कि अगर
श्वेत प्रिज्म है आपका और इससे श्वेत प्रकाश किरण गुजर रही है, तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है ये पूछा है। तो किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह है आपका, तो सबसे अधिक विचलन जो होता है वो नीले रंग का होता है। किस रंग का, नीले रंग का होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथे का डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहां तक कंफर्म हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, कह रहा है कि कॉलम पहला में दी गई मात्रकों को सुमेलन मतलब मैचिंग, कॉलम दूसरे में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प को चुनिए। मतलब कॉलम पहला का कॉलम दूसरे में मिलान करना है। ठीक है, यह भी प्रश्न जो है मेरे प्यारों से 1 नंबर के लिए पूछा गया है। यह आपका कॉलम पहला और यह आपका कॉलम दूसरा। अब यहाँ पे दिया है ओम, तो ओम किसका मात्रक होता है मेरे प्यारों से, तो ओम जो है प्रतिरोध का है, तो ए वाला जो है तो दूसरे से मैच हो गया। इसी तरह वाट जो है, वाट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति मतलब तीसरे से मैच हो जाएगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो यहाँ पे सी जो है पहला से मैच हो जाएगा। और वोल्ट जो होता है विद्युत विभवांतर का, तो डी वाला चौथे से मैच हो जाएगा। और इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए ए वाला जो है वो दूसरे से मैच कर रहा है, ठीक है, तो देखिए ए वाला जो है दूसरे से मैच कर रहा है, बी वाला तीसरे से मैच कर रहा है, सी वाला पहले से मैच कर रहा है और डी वाला चौथे से मैच कर रहा है। मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए भूलिएगा मत, पूरा एग्जाम में सही बिल्कुल सही करके आना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 बोला है कि आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तब R1 बटे R2 होगा। कहने का मतलब है कि दो प्रतिरोध हैं R और 2R, जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध R1 होता है, इन्हीं को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध R2 होता है। तब R1 और R2 का अनुपात बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, दो प्रतिरोध आपके पास है, एक है आपके पास R, एक है आपका 2R। ठीक है, जब इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, जब इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो कुल प्रतिरोध R1 हो रहा है, कुल प्रतिरोध R1, तो R1 बराबर क्या होगा, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, तो R प्लस 2R, ऐसे ही तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो R1 का वैल्यू कितना आ गया, R और 2R मिलकर हो जाएगा 3R। तो ये हो गया श्रेणी क्रम में। इन्हीं प्रतिरोधों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जब इसको जोड़ रहे हैं तो इसका प्रतिरोध R2 हो रहा है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R2। तो 1/R2 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1 या R और प्लस 1 ये आपका दूसरा प्रतिरोध 2R होगा। तो चलिए इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/R2 बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, R और 2R के एलसीएम 2R। तो R से R कैंसिल हो गया यहाँ पे 2 और 2R से 2R कैंसिल, ऊपर बच गया 1। जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 ये हो जाएगा R2 बराबर 2 1 3/2R हो जाएगा। हमें तो R2 का वैल्यू चाहिए, तो R2 को ऊपर कर दो, तो R2 को ऊपर करोगे तो ये 2R ऊपर चला जाएगा और 3 जो है नीचे आ जाएगा। तो R2 का वैल्यू इतना आ गया और R1 का वैल्यू 3R आ गया। हमको अनुपात पूछा था कि R1/R2 का अनुपात बताइए, तो R1 का वैल्यू कितना है 3R और R2 का वैल्यू कितना है 2R/3। इस 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका R1/R2 बराबर 3×3 9R, ऊपर हो गया 9R, नीचे हो गया आपका 2R, R से R कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका R1/R2 का जो अनुपात निकल के आएगा तो 9/2 जो है निकल के आ जाएगा। तो 9/2 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल देना चाहिए उसको। तो 9/2 मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी। समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शा रहा है। तो कह रहा है कि आरोपित बल की दिशा क्या होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो आरोपित बल की जो दिशा होगी वह कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब स्टार्ट हो गया यहाँ से उपभाग दूसरा। उपभाग दूसरा मतलब कि आपके केमिस्ट्री वाले प्रश्न रहेंगे। अब प्रश्न नंबर 8वां से स्टार्ट है। क्या है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, यह प्रश्न भी 1 नंबर के लिए पूछा गया है। तो प्रोपेनल में जो क्रियात्मक समूह है वह है आपका CHO। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहा है कि उदासीन घोल का पीएच मान है, 1 नंबर के प्रश्न है। तो उदासीन घोल का पीएच मान तो 7 होता है, ठीक है, ये बात आपको भी मालूम है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कीटोन है, ठीक है, 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि कीटोन इन चारों ऑप्शन में से कौन है, तो प्रोपेनोन। प्रोपेनोन जो है एक कीटोन है, कीटोन समूह के अंतर्गत आता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10वें का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11वां देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11वां है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, यह तत्व है, ठीक है। मतलब कि अगर ठंडे जल के साथ अगर हम इनमें से कौन सा तत्व लें जिससे हाइड्रोजन गैस निर्माण होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो कौन सा होगा, तो वो होगा मेरे प्यारे बच्चों पोटेशियम, सी वाला ऑप्शन। कि अगर जल के साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर H2O है, जल है, अगर उसके साथ हम पोटेशियम की विक्रिया कराएं तो हाइड्रोजन गैस देखने को जरूर मिलेगा आपको। तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12वां देख लीजिए क्या है कि कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो निस्तापन करती है, क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 13वां, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना, 20 के 20 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया आपको दिया हुआ है, ठीक है, कॉपर सल्फेट और लोहा की अभिक्रिया कराया गया है, और ये आयरन सल्फेट और कॉपर बनाया हुआ है। कह रहा है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया यह है, ठीक है। तो आपको जैसा देखने को मिल रहा है कि ये लोहा जो है मेरे प्यारे बच्चों कॉपर को विस्थापित कर दिया है, कॉपर को देखिए यहाँ पे अलग करके, और लोहा जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लिया। तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाला तत्व के उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर दे तो आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वें का बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहां से स्टार्ट हो गया उपभाग तीसरा, मतलब कि बायोलॉजी वाले प्रश्न यहां से स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो भाई जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे पौधा, तो पौधा के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 15वां को लेकर, तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो पादप हार्मोन से भी प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा गया है। तो पादप हार्मोन से निम्नलिखित में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका साइटोकाइनिन, याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग भूल जाएंगे लेकिन इसको भूलिएगा मत। साइटोकाइनिन 15वें का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे स्वरामा, पराग कोश में होते हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है दिया गया, ये सिंपल प्रश्न है। पराग कोश में परागकण ही तो होंगे, और क्या होंगे, परागकण होंगे, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वें का सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 17वां देखिए। प्रश्न नंबर 17वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण भवन जिसे हम लोग पूर्वजनन कहते हैं द्वारा प्रजनन होता है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। इसमें देखिए क्या है कि एग्जामिनर क्या किया है, कैसे छापा है। देखिए पुनर्जनन जो होता है वो हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में होता है, तो आप क्या हाइड्रा में मारोगे तभी भी सही कहलाएगा, और प्लेनेरिया मारोगे तभी भी सही कहलाएगा। वो आपके एग्जामिनर की गलती है, दोनों ऑप्शन एक ही साथ में दे दिया, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में, ठीक है। तो इसलिए दोनों में से कोई भी कर दोगे ठीक, आपको आंसर मिल जाएगा सही। 18वां है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अगर दो तंत्रिका कोशिका है उसके बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, उसे सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। आगे देखिए 19वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है, 1 नंबर के प्रश्न है। तो कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादक का एक उदाहरण है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, वो है आपके हरे पौधे। कौन है, हरे पौधे, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय का है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है, तो किन लक्षणों का अध्ययन किया है मटर के पौधे पे, तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी, क्योंकि गोल झुर्रीदार बीज, लंबे और बौने पौधे, सफेद और बैंगनी फूली, इन तीनों का किया हुआ है, तो इसलिए इनमें से सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ से भी मिल गया। तो 20 के 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, और 20 के 20 नंबर बिल्कुल आपको आने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एक भी नंबर आप लोगों का कटना नहीं चाहिए। तो क्लियर है। तो ये खंड आपके यहाँ पे समाप्त हो गया, इधर आपका खंड ब है। चलिए खंड ब देखते हैं, और खंड ब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है, और खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
कैसे प्रश्न? वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। इसमें भी सबसे पहले उपभाग पहला आया है, फिजिक्स वाले प्रश्न आए हैं। ठीक है, फिजिक्स वाला प्रश्न आया है। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 21वां का पहला। देखिए 21वां प्रश्न जो है 4 नंबर के लिए है। प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटना बताइए, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। और दूसरा है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। मैं पूरा सलूशन आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे, 21 का पहला, प्रकाश के प्रकीर्णन के दो प्राकृतिक घटनाएं। तो दो प्राकृतिक घटना देखना है, चलिए दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा भी हूँ, क्लास 10 साइंस सोल्यूशन 824 आईओ। यहाँ पे 21वां का पहला, सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं। ठीक है, दो घटनाएं बताना है। तो पहला घटना तो यह है प्रकाश के प्रकीर्णन का, कि पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला दिखाई देना। जब पृथ्वी से जब आकाश को आप देखते हो तो हल्का नीला दिखाई देता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो चलिए उसके बारे में लिखेंगे हम लोग, कि जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल से होता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कणों तथा वायु के अणुओं द्वारा उसका जो है क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। और बैगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। अतः नीला और बैगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। इस प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्र रंग जो होता है, कंपोजिट कलर, हल्का नीला होता है। जब यह प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो आकाश हमें क्या होता है, नीले रंग का दिखाई देता है। समझ में आ गया पहला केस, पहला उदाहरण समझ में आ गया। और दूसरा जो होता है, दूसरा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। जब सूर्य उदय होता है या सूर्य डूबने वाले होता है तो वो लाल दिखाई देता है, वो भी आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। चलिए उसके बारे में लिखिए, लिखेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से प्रकाश वायुमंडल में काफी अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, और वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों तथा वायु के अणुओं द्वारा सूर्य से आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तथा सूर्य से आने वाले प्रकाश में ये रंग जो है आंख तक पहुंचने से पहले ये आपतित दिशा में क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं और आंख तक नहीं पहुंचते हैं। आंख तक पहुंचने वाले शेष प्रकाश में क्योंकि लाल रंग की तीव्रता जो है अधिक होती है, अतः सूर्य लाल दिखाई देता है। क्योंकि लाल रंग का जो तीव्रता अधिक होती है तो सबसे पहले लाल रंग हमारे आंखों तक पहुंचता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश में लाल दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो दोनों घटना बता दिया भाई, क्लियर हो गया होगा आपका 2 नंबर। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, ये भी 2 नंबर आपको दिया जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो दूसरे का आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कि सामान्य मानव नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी के बीच की दूरियां समंजित कर सकता है। सिलियरी पेशी में समंजन क्षमता में कमी आ जाने से निकट या दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का होता है। चलिए उनका नाम देखते हैं। देखिए 3 प्रकार के दृष्टि दोष, एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल गया भाई। 2 नंबर यहाँ से 2 नंबर, 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अच्छे तरीके से लिख लो, याद कर लो, लिख के आना है आप लोगों को, बिल्कुल 70 में 70 नंबर लेकर आना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22वां देखिए। प्रश्न नंबर 22वें का पहला, प्रश्न नंबर 22वें का पहला है कि उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल लेंस के दो दो उपयोग लिखिए। ठीक है, इस पे आपको 2 नंबर दिया जाएगा। और एक है कि अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। दोनों मिला के 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहले हम लोग 22 का पहला देखेंगे कि उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो दो उपयोग लिखे। तो चलिए दो दो उपयोग देखते हैं उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का। तो सबसे पहले मेरे प्यारों हम लोग देखेंगे, देखिए 22 का पहला, उत्तल दर्पण के उपयोग पहले देखेंगे। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में पहला उपयोग लिखेंगे कि सड़क पर लगे बल्बों के साथ परावर्तक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो सड़क के किनारे बल्ब लगे होते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है कि वाहन में साइड मिरर के रूप में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है। जो गाड़ी चलाते हो तो साइड बगल में शीशा नहीं लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग उत्तल लेंस के उपयोग। उत्तल लेंस का पहला उपयोग है नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में, और दूसरा है कि छपाई के छोटे छोटे अक्षरों के पढ़ने में होता है। तो दोनों के मैंने दो दो उदाहरण यहाँ पे उपयोग बता दिया। यहाँ से 2 नंबर आपको बिल्कुल क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 22वें का दूसरा, अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। तो चलिए हम लोग किरण आरेख बना देते हैं। यहाँ पे देखिए यह है
अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति तथा साइज। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बना दिया, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। यहाँ वस्तु को देखिए रखा गया है F1 तथा 2F1 के बीच में रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब F1 तथा O के बीच इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये किरण आरेख खींच लीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से भी भाई पक्के हो गए हैं आपके। तो 22वें का पहला और दूसरा दोनों मैंने डिटेल में बताया पूरा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 23वां। 23वां भी 4 नंबर के लिए है, इसमें भी 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो है, किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो पहले इसको बताएं भाई, क्योंकि ये 2 नंबर आपको दिलाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। तो देखिए लिखा हूं मैं 23वें का पहला। देखिए 23वें का पहला कैसे लिखोगे कि एमीटर धारा मापने की एक युक्ति है, अतः इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि कुल धारा इससे होकर प्रवाहित हो। इसका प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण प्रवाहित धारा का जो परिमाण नहीं बदलता है। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की युक्ति है, अतः इसे उन दो बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण यह परिपथ से नगण्य धारा ले लेता है, मतलब इसमें परिपथ में धारा ही नहीं बहती है। क्लियर है, नगण्य मतलब होता है शून्य धाराएं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, इतना नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे 23वें का दूसरा। 23वें का दूसरा है कि 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसको कैसे लगाएंगे, अब आप ही समझिए। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यूनिटों की संख्या पूछा है ना यहाँ पे, तो एक फार्मूला होता है कि यूनिटों की संख्या बराबर यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कि वाट प्लस घंटा प्लस दिन और बटे में 1000। ठीक है, बटे में क्या होता है 1000 होता है। अब देखिए सवाल में क्या दिया है 500 वाट, तो यहाँ 500 वाट लिखेंगे। घंटा कितना दिया है 12 घंटा, कितने दिन के लिए 30 दिन के लिए, और बटे में हो जाएगा आपका 1000। अब इसको जब हल करेंगे तो 3 जीरो है, तो 2 जीरो आए 1 जीरो कट गया, 3 जीरो, तो 12 पाँचे 60 और 60 दिए 180, तो 180 किलो वाट घंटा आ गया। 180 किलो वाट घंटा इसका आंसर हो जाएगा। बात खत्म, लिख लीजिए 2 नंबर मिल गया है आपको। तो 2 नंबर 23वें का दूसरा भी 2 नंबर मैंने क्लियर करा दिया। आगे बढ़ेंगे 24वां। 24वां प्रश्न देखिए क्या है। 24वां यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर के लिए प्रश्न है, और 3 प्रश्न है 2-2 नंबर के हिसाब से मिलेगा आपको। पहला है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर आपको दिखाना है। 2 नंबर आपको मिलेगा कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा को चित्र बनाना है। देखिए यह है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई छड़ है और इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। देखिए लिखा भी हूं किसी छड़ के चुंबकीय के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं, ये चित्र बना लेंगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए आपको। क्लियर है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के किन किन कारकों पर निर्भर करता है। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसे हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूसरे का आंसर कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की ताकत इन कारकों पर निर्भर करती है। क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, वैद्युत धारा का परिमाण पे और कुंडली के फेरों की संख्या पे। लिखेंगे यहाँ पे कि धारावाही परिनालिका के बारे में कुछ और बातें देख लीजिए। यहाँ पे लिख देंगे कि धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की तरह क्या करती हैं, काम करती हैं। इसके बाद दूसरा लिखेंगे परिनालिका में धारा बढ़ाने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, बढ़ता है। फिर लिखेंगे कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो होता है एक समान रहता है। फिर लिखेंगे कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए अपनी उंगलियों के धारा की दिशा में मोड़ें। अंगूठा, आपका अंगूठा जिस दिशा में इंगित करेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, क्योंकि आपका अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। बस भाई 2 नंबर यहाँ से भी आपको क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल पक्के हो गए। 1 नंबर आपको छूटने वाला नहीं, बता देता हूँ आपको। इसके बाद और लिख देंगे इसमें 2 पॉइंट कि परिनालिका में चुंबकत्व तब तक बना रहता है जब तक उसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा बंद होने पर इसका चुंबकत्व भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर परिनालिका के सिरे चुंबक के समान होते हैं और इनके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 नंबर यहाँ पे मिल गया, 2 नंबर इस वाले प्रश्न में मिल गया, 2 नंबर इसमें मिलेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है।
तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको लिखते हैं। देखिए यह है आपका तीसरा। तीसरा है कि यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो, 90 अंश पे हो, तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली जिसे हम लोग तर्जनी बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली जिसे मध्यमा बोलते हैं वो विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अंगूठा जो है बल को प्रदर्शित कर रहा है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, और मध्यमा जो है धारा को प्रकृति कर रहा है। ठीक है, ये बाएं हाथ का नियम है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए अगर यह 24वां का ये तीनों प्रश्न नहीं करना चाहते हैं, 6 नंबर आपको कठिन लग रहा है इनको हल करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अथवा करके दिया है कि आप दूसरा प्रश्न दिया है कि अगर तीनों ये नहीं करना चाहते हैं तो उसको कर लीजिए, वो भी 6 नंबर का ही है। देखिए पहला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। यह प्रश्न जो है 4 नंबर के लिए है। और घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार उपयुक्त होते हैं, प्रत्येक के नाम तथा आवरण के रंग लिखिए। ठीक है, तो 4 नंबर के नहीं, ये 3-3 नंबर के लिए, 3 नंबर यह प्रश्न देगा, 3 नंबर यह प्रश्न देगा, 6 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो या तो वो तीनों प्रश्नों को कर लीजिए या इन दोनों प्रश्नों को कर लीजिए। तो मैं दोनों को दिखाता हूं इनको कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। पहले इनको देखेंगे। देखिए मैं लिख के आया अभी हूं अथवा वाला। अथवा का पहला कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है चलिए देखते हैं। तो पहला तो चालक में प्रवाहित धारा पे निर्भर करता है, क्योंकि धारा जितनी अधिक होगी बल उतना ही अधिक होगा। और दूसरा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे, तीव्रता मतलब बी पे डिनोट करता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक होगा बल उतना ही अधिक होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा इसका है कि चालक की लंबाई पे भी निर्भर करता है, क्योंकि चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी बल उतना ही अधिक होगा। चौथा है कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा पे भी निर्भर करता है, क्योंकि बल का मान साइन थीटा पर निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर है, यहां से आपको 3 नंबर मिल गया। इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न है वाला कि घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार उपयुक्त होते हैं, प्रत्येक का नाम तथा आवरण के रंग लिखिए। चलिए 3 नंबर यहां से मैं पक्का कराता हूं। तो आपको मालूम है कि घर देखिए दूसरा घरेलू विद्युत परिपथ में 3 तार प्रयुक्त होते हैं। एक आपका फेज तार, तो फेज तार का रंग जो है लाल रंग होता है। दूसरा होता है न्यूट्रल तार, न्यूट्रल तार का रंग जो है काला रंग का होता है। तीसरा अर्थ तार होता है जिसका हरा रंग होता है। लो भाई 3 नंबर इतना ही मिल गया आपको, तो 6 नंबर कंप्लीट। या तो उन तीनों प्रश्नों को कर लीजिए या इन दोनों प्रश्नों को कर लीजिए, दोनों में से कोई करोगे 6 नंबर मिलेगा। अब आ गया उपभाग दूसरा। उपभाग दूसरा में मेरे प्यार बच्चों केमिस्ट्री वाले प्रश्न रहेंगे। किसके प्रश्न पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यह है प्रश्न नंबर 25वां। प्रश्न नंबर 25वां में भी आपका ए और बी दिया है, और कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 2-2 नंबर मिलेगा। तो ए वाला है कि निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए। 2 प्रश्न है कि एसिटिलीन का 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, दूसरा एसिटिक अम्ल का 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए भाई देखते हैं। तो 25वें का मेरे प्यारों जो ए, तो देखिए 25वें का ए, 25वें का ए का आंसर पहला एसिटिलीन का यूपीएससी नाम एथाइन होता है, और दूसरा है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नाम एथनोइक अम्ल होता है। तो 1 नंबर यहां से मिल गया, 1 नंबर यहां से मिल गया, 2 नंबर आपको मिल गए। इसके बाद आता है बी वाला। बी वाला है कि एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखे। तो एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण लिखना है, तो 2 लिखोगे तो 1-1 नंबर के हिसाब से 2 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। तो देखिए बी वाला, तो पहला है रासायनिक अभिक्रिया इसका एथेनॉल का कि एथेनॉल को गर्म करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में निर्जलीकरण कराने पर जो है एथीन बनता है, और इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, देख लीजिए। CH3CH2OH, इसको गर्म सांद्र कर रहे हैं H2SO4 से, और वो भी 443 केल्विन के ताप पे। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका पहला रिएक्शन हो गया। एक और रिएक्शन पूछा है एथेनॉल का, तो लिखेंगे कि एथेनॉल और एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया से एथिल एसीटेट बनता है। इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, देख लीजिए। C2H5OH एथेनॉल है, प्लस CH3 एसिटिक अम्ल है, दोनों का अभिक्रिया करा रहे हैं, तो COOH तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बना H2SO4, और इधर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड COOC2
H5 प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो दोनों को नोट कर लीजिए, दोनों विक्रिया। एक नंबर इस पे मिलेगा और एक नंबर आपको इस पे मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं ताकि एक नंबर आपका ना छूट पाए। इसके बाद प्रश्न नंबर 26वां। प्रश्न नंबर 26वां भी 4 नंबर के लिए है। तो पहला ए वाला है कि दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 नंबर इस पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे हम लोग 26 का ए। तो देखिए 26 का ए 2 नंबर के लिए है। तो लिखेंगे कि कार्बन की यौगिक संतृप्तता और असंतृप्तता के आधार पर दहन अभिक्रिया देते हैं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक दहन किए जाने पर स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं तथा कार्बन जो है निक्षेपित नहीं करते हैं, जबकि अगर असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो है वो धुएं से युक्त पीली ज्वाला के साथ जलते हैं तथा कार्बन जो है वो निक्षेपित करते हैं। कार्बनिक यौगिकों की पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, जैसे घरों में उपयोग में लाई जाने वाली एलपीजी तथा केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। यदि कभी बर्तनों के तल काले होते हैं हुए दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि स्टोव के कुछ वायु छिद्र बंद है तथा कार्बनिक यौगिकों को अपूर्ण दहन हो रहा है। बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर आपको दिया जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बी वाला 26 का बी कि सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। तो सक्रियता श्रेणी को समझाना है, इसका एक उपयोग भी लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे इसका, देखिए बी वाला कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद क्रियाकलाप 1.9 तथा 3.12 निम्न श्रेणी सारणी 3.2 को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये आपके किताब को बताया गया है श्रेणी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है सक्रियता श्रेणी के महत्व। पहला, धातु की क्रियाशीलता का पीटीए चलता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पता चलता है इससे। इसके बाद धातुओं की H2 और मतलब जल और ऑक्सीजन की क्रिया का पता चलता है। धातुओं की अम्ल से क्रिया का पता चलता है। धातु द्वारा बनाए गए यौगिकों का पता चलता है। इसके बाद धातु कर्म में सहायक होते हैं यह। तो सक्रियता श्रेणी के महत्व भी लिख दिया। अब सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं वो भी बता दिया। आपकी किताब में ये जो क्रियाकलाप है वो उसका पूरा विवरण उदाहरण है। तो इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा, उसको समझ जाएगा एग्जामिनर। आगे प्रश्न है 27वां। 27वां प्रश्न है, 27वां प्रश्न 6 नंबर के लिए। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न हैं कि अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। 2-3 नंबर इस पे दिया जाएगा। और बी वाला की विरंजक चूर्ण से प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग लिखिए। 3 नंबर इस पे दिया जाएगा। तो पहले हम लोग 27 का ए देखेंगे कि अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। पहले इसको देखेंगे। 3 नंबर पहले यहां से पक्का करते हैं हम लोग। लिखेंगे 27वां। देखिए 27वें का ए लिखेंगे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर H प्लस प्रोटॉन आयन मुक्त करते हैं, जबकि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH ऋणायन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अम्ल जो होता है H धनायन और जो क्षारक होता है वो जल में OH ऋणायन उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर लिखेंगे अम्ल की विशेषता। तो अम्ल जो होता है कि स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा होता है कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस विलयन को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और तीसरा है कि धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। चौथा है कि धातुओं कार्बोनेटों से क्रिया करके वो गैस निकालते हैं। और पांचवा है कि क्षारकों को क्या कर देते हैं, उदासीन करते हैं। अब हम क्षारकों की विशेषता देखने वाले हैं। अम्ल की विशेषता हमने देख लिया। क्षार की विशेषता क्या होता है कि क्षारक जो होता है छूने पर चिकने लगते हैं और स्वाद में जो होते हैं कड़वे होते हैं। और क्षारक जो होता है लाल लिटमस विलयन को नीला कर दे हैं। फिर अम्लों को उदासीन करते हैं। फिर क्षार जलीय विलयन में घुलकर OH ऋणायन देते हैं। इसके बाद पीएच का मान पूछा था तो लिखेंगे पीएच हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, लिखेंगे कि मानव और जंतु जगत में हमारे शरीर का अधिकांश क्रिया जो होता है वो 7 से लेके 7.8 पीएच परास के बीच ही काम करती है। ठीक है, पेड़ पौधे के लिए लिखेंगे कि पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज के लिए मिट्टी के पीएच परास की विशेषता बनी रहनी चाहिए। यदि यह अधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो उपज पर कुप्रभाव पड़ता है।
क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो 27वां का मैंने पूरा का पूरा बता दिया। 27वें का ए 3 नंबर क्लियर। अब 27वें का बी कि विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग लिखिए। चलिए अब बी वाला देखते हैं, 3 नंबर यहां से पक्का कराते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए बी वाला कि विरंजक चूर्ण का निर्माण जो है वो शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से होता है। यह रिएक्शन आप लिख लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आइए आपका कैल्शियम, ठीक है, तो ये आपका क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, यहाँ पे जल बना रहा है, ये लिक्विड के फॉर्म में है, यह सॉलिड है और गैस के रूप में, रिएक्शन लिख लीजिएगा। इसके बाद इसके निर्माण में एक विशेष प्रकार का उपकरण लेते हैं जिसमें ऊपर से शुष्क बुझा हुआ चूना डाला जाता है और नीचे से क्लोरीन गैस, ठीक है, ये आपका क्लोरीन गैस है, इस इसको काट दीजिए, ये Cl2 है क्लोरीन गैस, तथा गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन ऊपर तक पहुंचते पहुंचते पूर्ण रूप से क्या होता है, अवशोषित, पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है तथा भुजा हुआ चूना विरंजक चूर्ण में बदल जाता है। विरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण है, यह जल में घुलनशील है परंतु पूर्ण रूप से विलय नहीं होता है। यह वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरीन निष्कासन कर देता है। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बना रहा है, और यह अम्लों से भी क्रिया करता है। देखिए यह अम्लों से सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, जल और क्लोरीन गैस बना रहा है। ठीक है, पूरा डिटेल में लिखा हूं। इसका उपयोग भी पूछा था ना, तो इसका उपयोग भी लिखेंगे कि पेयजल को रोगाणु विहीन बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में विरंजक हेतु तथा कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, प्रयोगशाला में यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। पूरा डिटेल में मतलब लिखा हूं, एक पॉइंट छोड़ा नहीं हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 27वां क्लियर है, 27 का ए और बी। अगर 27 का ए और बी नहीं आप करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अथवा करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। अथवा करके बोला है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, 6 नंबर के लिए है। मिसेल क्या होता है, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। संक्षारण क्या होता है, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति बताइए, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। अगर 27 का ए और बी नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए। मैं सबका बता रहा हूँ, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। तो अथवा वाला, अथवा करके ए वाला देखने वाला है। ए वाला मतलब मिसेल किसे कहते हैं, तो मिसेल हेडिंग डाल लीजिएगा, लिखिएगा कि साबुन के अणुओं का आणविक सिरा जो है जल की ओर होता है। साबुन के अणुओं का जो आणविक सिरा होता है जल की ओर होता है, जबकि हाइड्रोजन वाला सिरा जो होता है वो तैलीय मैल की ओर होता है। साबुन के अणुओं की इस प्रकार से व्यवस्थित संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जिसमें 2 भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोजन पूछ तथा छोटी आयन सिरा। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो C15H31COON और C17H33COON आदि। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। 2 नंबर यहां से मिल गया। बी वाला आता है संक्षारण किसे कहते हैं, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा, संक्षारण। तो लिखेंगे धातुओं का संक्षारण, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का क्षय और ह्रास होता है, धातुओं का क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। इतना नोट कर लिया, फिर उसी में आप लोग लिखोगे कि उदाहरण के लिए लोहे की बनी वस्तुएं आरंभ में चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय बाद वायु की नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से उन पर लाल भूरे रंग की परत चढ़नी शुरू हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। इसी तरह चांदी की सतह का काला होना, तांबे की सतह का हरा होना आदि संरक्षण के उदाहरण है। बस इतना ही लिख देंगे ना तो काम बन जाएगा। या आप उसका बढ़ा चढ़ा कर नुकसान भी लिख सकते हैं कि संक्षारण के नुकसान क्या होते हैं, इतना लिख दोगे तभी नंबर मिल जाएगा। एक्स्ट्रा में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि संक्षारण के नुकसान क्या है, कि संक्षारण के कारण कार के ढांचे पर लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। ठीक है, क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। यह उसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नुकसान है। उसके बाद लिख सकते हो कि संक्षारण से बचाव, कैसे उसको बचाव करें, तो लिख सकते हो पहला कि संक्षारण से बचाव करने के लिए लोहे पर पेंट कर दिया जाता है, जिससे लोहा सीधा जिससे लोहा जो है वो सीधा वायु की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, और जंग लगने से क्या होता है, बच जाता है। दूसरा लिख सकते हो कि अधिक अभिक्रियाशील धातु की सतह पर कम अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, बस 2 आप इसका लिख सकते हो। क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सी वाला कि
अनुमान के अनुसार कार्बन के लगभग 3 मिलियन यौगिक वर्तमान में ज्ञात हैं। कार्बन द्वारा इतनी अधिक संख्या में यौगिकों का बनना निम्नलिखित कारकों के कारण है। कौन? पहला श्रृंखलन होता है। श्रृंखलन लिखेंगे कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। इसके बाद दूसरा डालेंगे हम लोग कि चतुर संयोजकता। अब चतुर संयोजकता क्या होता है? लिखेंगे कि कार्बन की संयोजकता कर होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। बस हो गया। चलिए, तो 27वें का दोनों बता दिया है। ए और बी कीजिए या अथवा करके इन तीनों का आप टिप्पणी लिख दीजिए, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आता है मेरे प्यार जो उपभाग तीसरा। उपभाग तीसरा मतलब बायोलॉजी वाला प्रश्न, और प्रश्न नंबर 28 जो है यहां से स्टार्ट है। प्रश्न नंबर 28वां क्या है कि कायिक प्रवर्धन क्या है? उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण भी देंगे और चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। तो लिखेंगे, देखिए प्रश्न नंबर 28वां का उत्तर नोट कीजिए कि कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। इसमें पौधे का कोई भी भाग नए पौधे के रूप में विकसित किया जा सकता है, जैसे तना हुआ, पत्ता, शाखा, जड़ आदि का इसमें उपयोग किया जाता है। लिखेंगे आगे कि जड़ों, काट, दाब, रोपण आदि के द्वारा नए पौधे तैयार किया जा सकते हैं। ठीक है। इसमें है आपका रोपण विधि। रोपण विधि में लिखेंगे कि यह विधि उन पौधों में अपनाई जाती है जो जड़ें पैदा नहीं कर सकते हैं अथवा कमजोर जड़ वाले होते हैं। रोपण वह विधि है जिसमें 2 पौधों के भागों को इस प्रकार बांधा जाता है ताकि वह पौधे पर रह सके। 2 पौधे में से एक को मिट्टी में लगाया जाता है, जिसे स्कंद कहते हैं, और दूसरा भाग टहनी होती है जिस पर एक या अधिक कलियां होती हैं। इसको कलम कहते हैं। रोपण में दोनों आपसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। स्कंद जो है पानी और खनिज के लिए, और कलम जो है कार्बनिक भोजन के लिए। केवियम की प्रक्रिया के कारण कलम तथा स्कंद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इस विधि को अपनाने से हमें ऐच्छिक गुणों वाले पौधे तथा फल प्राप्त कर सकते हैं। आम की बहुत सी किस्में रोपण विधि से ही प्राप्त की जा सकती हैं। ये देखिए चित्र है, ये आपका कलम है मेरे प्यारों चो, ये आपका स्कंद है, ये आपका स्कंद है, ये कलम है। चित्र की सहायता से रोपण द्वारा कायिक प्रवर्धन है। चित्र द्वारा पूछा था, चित्र भी मैं बना के लेकर आऊं ताकि आपका 1 नंबर न कट पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारों चो। 28वां प्रश्न कंप्लीट मैंने बता दिया। 29वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इन पे टिप्पणी लिखना है। 4 नंबर के लिए प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? 2 नंबर इस पे मिलेगा। मानव हृदय किसे कहते हैं? 2 नंबर इस पे मिलेगा। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण देखेंगे हम लोग। तो देखिए 29वें का है, डालेंगे कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आप देख सकते हो मेरे प्यारों। जो चित्र बना देंगे तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। यह है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी उसको चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ग्लूकोज शर्करा चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है मेरे प्यार बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और सूर्य के प्रकाश से मिलकर ग्लूकोज बनाता है, अपना भोजन बनाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन को छोड़ता है। क्लियर है? चलिए इसके महत्व को देखते हैं हम लोग। देखिए पहला महत्व में लिखेंगे हम लोग कि इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं का पोषण होता है। दूसरा है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो कि जीवन के लिए आवश्यकता है, अति आवश्यक है। जीव जो है श्वसन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण होकर शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे वो क्या पौधे क्या होते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। इसके बाद तीसरा है कि इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन निकाली जाती है, जिससे पर्यावरण में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो संतुलन रहती है। चौथा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन से प्रदूषण जो होता है वो दूर होता है। पांचवा है कि प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला आदि है, जो करोड़ों वर्ष पूर्व पौधों द्वारा संग्रहित किए
गए थे। इसके बाद उसका रिएक्शन लिख लीजिए। ये सूर्य का प्रकाश है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यह जल है, यह क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये आपका ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन बना रहा है। रिएक्शन लिख लीजिए मेरे प्यार बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। तो प्रकाश संश्लेषण तो हो गया 29 का है। अब 29 का भी मानव हृदय हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? मानव हृदय। तो चलिए मानव हृदय को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले बात संरचना, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि मनुष्य का हृदय 4 भागों में, कोष्ठों में बटा रहता है। अग्र 2 भाग अलिंद कहलाते हैं। इनमें एक बायां अलिंद तथा दूसरा दायां अलिंद होता है। और पश से 2 भाग नीले कहलाते हैं, जिसमें एक बायां भाग नीले, दूसरा दायां नीले होता है। बाएं अलिंद एवं बाएं नीले के बीच जो है वो द्विलिन कपाट तथा दाएं आलिंद एवं दाएं नीले के बीच त्रिवलिन कपाट होते हैं। ये वाल्व नीले की ओर खुलते हैं। बाएं नीले का जो संबंध है वो अर्धचंद्राकार द्वारा महाधमनी से तथा दाएं नीले का संबंध अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा फुफ्फुसीय धमनी से होता है। दाएं आलिंद से महाशिरा आकर मिलती है तथा बाएं आलिंद से फुफ्फुस शिरा आकर मिलती है। फिर इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हृदय की क्रिया विधि। हृदय की क्रिया विधि में लिखेंगे कि हृदय के आलिंद और नीले में संकुचन और शिथिलन दोनों क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं एक निश्चित क्रम में निरंतर होती हैं। हृदय की एक धड़कन या स्पंदन के साथ एक कार्डियक चक्र पूर्ण होता है। एक चक्र निम्नलिखित 4 अवस्थाएं में होती हैं। कौन? तो पहला होता है शिथिलन। लिखेंगे कि इस अवस्था में दोनों आलिंद शिथिलन अवस्था में रहते हैं और रुधिर दोनों आलिंदों में एकत्रित होता है। और दूसरा होता है आलिंद संकुचन। इसे कहते हैं कि आलिंदों के संकुचन होने को आलिंद संकुचन कहते हैं। इस अवस्था में आलिंद नीले कपाट खुल जाते हैं और आलिंदों से रुधिर नीलियों में जाता है। और दायां आलिंद सदैव बाएं आलिंद से कुछ पहले संकुचित होता है। तीसरा होता है नीले संकुचन। ये क्या होता है कि नीलियों के संकुचन को नीले संकुचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप आलिंद नीले कपाट बंद हो जाते हैं एवं महाधमनियों के चंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और रुधिर महाधमनियों में चला जाता है। और चौथा है कि नीले शिथिलन। यह है कि संकुचन के पश्चात नीलियों में शिथिलन होता है और अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। नीलियों के भीतर रुधिर दाब कम हो जाता है, जिससे आलिंद जो है नीले कपाट खुल जाते हैं। तो क्लियर हो गया ये भी प्रश्न। चलिए इसके बाद है, दोनों मैंने बता दिया, प्रकाश संश्लेषण और मानव हृदय। दो नंबर के हिसाब से 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अब 30वां प्रश्न देखिए, पर्यावरण का है कि ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर के लिए चलिए देखते हैं ओजोन परत क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे 30वें का आंसर। यहाँ पे देखिए 30वें का आंसर है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी ओजोन का वायुमंडलीय के ऊपरी स्तर पर एक आवरण है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की क्या करती है? सुरक्षा करता है। पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह त्वचा कैंसर करती है। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत समाप्त हो जाने से सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर बिना रोके टोक पहुंचने लगेगी और पारितंत्र को दुष्प्रभावित करने लगेगी। सन 1980 से वायुमंडल में ओजोन परत की मात्रा में तेजी से गिरावट आने लगी है। ओजोन पारितंत्र को निम्नलिखित आधारों पर भी प्रभावित करती है। किस आधार पे? तो पहला, तापमान में परिवर्तन के कारण धरती पर वर्षा में कमी। दूसरा, चावल जैसी फसलों पर प्रभाव। तीसरा, जलीय जीवों और पदार्थों पर प्रभाव। चौथा, कि मानव में प्रतिरोध क्षमता की कमी तथा त्वचा कैंसर में वृद्धि करती है। और इस पर नियंत्रण पाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग पर नियंत्रण करने के प्रयास किए गए हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? 4 नंबर यहां से आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 31वां। और 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। 6 नंबर के लिए है। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि लिंग निर्धारण बताइए और मेंडल के नियम। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक और दिया हुआ है कि मानव हार्मोन्स पर निबंध लिखिए। ये भी 6 नंबर का है। तो या तो इसको कीजिए, इन दोनों को कर दीजिए, आपको 3-3 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिल जाएगा। या तो अकेले मानव हार्मोन्स पर निबंध लिख दीजिए, 6 नंबर अकेले मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसमें बताता हूँ, लिंग निर्धारण और मेंडल के नियम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 31 का ए। ठीक है,
देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 31 का है। तो ये आपका 31 का है, लिखिए कि मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया है। हेडिंग आपकी बना लीजिए, इसमें लिखिए कि मनुष्य की कोशिकाओं में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में मादा का 23वां जोड़ा जो है XX समान गुणसूत्र वाला होता है, परंतु नर का जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग होता है, XY गुणसूत्र वाला होता है। मनुष्य में 23वें जोड़े को ही हम लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं, जिससे मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। शुक्र जनन की क्रिया के बाद नर नर में शुक्राशय में XY शुक्राणु तथा मादा में अंडाशय में XX अंडाणु उत्पन्न होते हैं। यदि निषेचन के समय यक्ष गुणसूत्र का अंडाणु यक्ष गुणसूत्र के शुक्राणु से क्रिया करता है तो संयुग्मित होता है तथा संतान यक्ष से यक्ष समान गुणसूत्र वाली अर्थात पुत्री होती है। यदि यक्ष अंडाणु से अगर वायु शुक्राणु संयुग्मित होता है तो यक्ष वायु अर्थात संतान पुत्र होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारो बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गया। मेंडल के नियम आप देखते हैं 3 नंबर के लिए, उसको तो लिखेंगे। देखिए दूसरा वाला कि ग्रेगर मेंडल के आनुवंशिकी के क्षेत्र में कई नियमों को प्रतिपादन किया गया था। ये नियम निम्नलिखित थे। 3 नियम उन्होंने दिया था मेंडल ने। पहला है पृथक्करण का नियम। इसमें उसने बताया कि यह नियम यह बताता है कि माता पिता के पास किसी जीन की 2 जो है वो प्रतियां होने पर उनके बच्चे में उस जीन की एक प्रतियां यादृच्छिक रूप से पारित होती हैं। इसके बाद पहला नियम के बाद इस जो दूसरा नियम उन्होंने दिया था वो प्रभाविता का नियम उन्होंने दिया था। इसको हेडिंग बना के लिखेंगे 2 लाइन कि जब 2 असमान गुणों वाले माता पिता के बीच अगर संकरण होता है तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। ठीक है, तो उसमें प्रभावी लक्षण आपको दिखाई देने को मिलेगा, अप्रभावी लक्षण क्या होता है उसमें छिपा रहता है। इसके बाद तीसरा उन्होंने नियम दिया स्वतंत्र अभियुन का नियम। उसने ये बताया कि जब 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर संकरण किया जाता है तो लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई भी क्या होता है असर नहीं पड़ता है। तो 3 नियम था, तीनों नियम अगर आप लिख देते हो 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि मानव हार्मोन्स पर एक निबंध लिखिए 6 नंबर के लिए।